लता जी की और किशोर कुमार जी की पहली मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। ये उन दिनों की बात है जब 40 के दशक में लता जी ने फिल्मों में गाना शुरू ही किया था। तब वह अपने घर से लोकल ट्रेन से मलाड जाती थी। वहां से उतरकर स्टूडियो बॉम्बे टाकीज जाती थी। रास्ते में एक लड़का उन्हें घूरता और पीछा करता, लेकिन लता जी इसे नजरअंदाज कर देती। एक बार लता खेमचंद प्रकाश की फिल्म में गाना गा रही थी। तभी वह लड़का भी स्टूडियो पहुंच गया। उसे वहां देख लता ने खेमचंद से कहा, चाचा ये लड़का मेरा पीछा करता है। तब खेमचंद ने कहा, अरे ये तो अपने अशोक कुमार का छोटा भाई किशोर है, क्या तुम इसे नहीं जानती? उसके बाद दोनों ने उसी फिल्म में पहली बार गाना भी गाया। लता दीदी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब इस सुरीली आवाज को खारिज कर दिया गया। संगीत की दुनिया में 8 दशक तक राज करने वाली लता मंगेशकर के गाने को एक बार खारिज कर दिया गया था। फिल्म शहीद के निर्माता शशधर मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को खारिज किया था कि उनकी आवाज बहुत ही पतली है। परंतु जीवन की इन कठिन दौरों से गुजरकर जब लता जी का सितारा चमका तो पूरी दुनिया उनकी आवाज की कायल हो गई। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर लता की आवाज से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने लता मंगेशकर को सरस्वती का दर्जा दे रखा था। 60 के दशक में वह बॉलीवुड में पार्श्व गायिकाओं की महारानी बन गई। इन्हीं दिलचस्प कहानियों में एक कहानी है मोहम्मद रफी और लता जी के बीच चले 3.5 साल के झगड़े का। ये उन दिनों की बात है, 60 के दशक में लता दी अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर चुकी थी, लेकिन उन्हें लगता था कि सभी गायकों को रॉयल्टी मिले तो अच्छा होगा। लता, मुकेश और तलत महमूद ने एक एसोसिएशन बनाई। उन सब ने रिकॉर्डिंग कंपनी एचएमवी और प्रोड्यूसर से मांग रखी कि गायकों को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सबने एचएमवी के लिए रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया। तब कुछ निर्माताओं और रिकॉर्डिंग कंपनी ने मोहम्मद रफी को समझाया कि ये गायक क्यों झगड़े पे उतारू हैं। गाने के लिए जब पैसा मिलता है तो रॉयल्टी क्यों मांगी जा रही है। उन्होंने रॉयल्टी लेने से मना कर दिया। मुकेश ने लता से कहा, लता दीदी, रफी साहब को बुलाकर मामला सुलझा लिया जाए। फिर सबने रफी से मुलाकात की। सबने रफी साहब को समझाया तो वह गुस्से में आ गए। वह लता की तरफ देखकर बोले, मुझे क्या समझा रहे हो? ये जो महारानी बैठी है इसी से बात करो। तो इस पर लता ने भी गुस्से में कह दिया, आपने मुझे सही समझा, मैं महारानी ही हूं। इस पर रफी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ गाने ही नहीं गाऊंगा। लता ने भी पलटकर कह दिया, आप ये तकलीफ मत करिए, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। इस तरह से लता और रफी के बीच करीब 3.5 साल तक झगड़ा चला। दिलीप कुमार जी लता दीदी को अपनी बहन मानते थे। उनके ताने के कारण लता दीदी ने उर्दू सीख डाली। लता को दिलीप साहब छोटी बहन मानते थे। सन 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में
लता अपना पहला कार्यक्रम कर रही थी। वहां दिलीप भी मौजूद थे। लता पाकीज़ा के गाने इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा से शुरुआत करना चाहती थी, मगर दिलीप कुमार की नजर में ये गाना उतना उम्दा नहीं था और इसी बात पर वह लता से नाराज हो गए। एक बार दिलीप कुमार ने हिंदी उर्दू गाने गाते वक्त लता के मराठी उच्चारण पर टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उर्दू सीखने की ठान ली। किताब लता मंगेशकर इन हर वन वॉइस में उन्होंने इसका जिक्र किया है। उर्दू सीखने के लिए लता ने एक शिक्षक रखा था और उर्दू पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाई। लता कहती थी कि यह हर किसी की जिंदगी में होता है। सफलता से पहले असफलता मिलती है, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप जो चाहते हैं एक दिन जरूर मिलेगा। उनके जैसा गाने वाला ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। यह बात AR रहमान, जो बहुत बड़े संगीतकार हैं, उनके द्वारा कही गई। आगे वो कहते हैं कि लता जी के साथ मेरा पहला गाना जिया जले था। उनके पास होना भी किसी सपने जैसा होता है। आगे वो कहते हैं कि मुझे जहां तक पता है, मेरे पिता जी के पास युवा लता मंगेशकर की एक फोटो थी। इस फोटो को वह रोज सुबह उठकर देखते थे। संगीत की प्रेरणा के लिए किसी भी तरह के गायन का वह शिखर रही हैं। लता जी जैसे गाने वाला ना कोई हुआ और ना होगा। उन्होंने पूरा जीवन संगीत को दे दिया। एक तरह से देखा जाए तो लता जी के साथ काम करके मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा किया। लता दीदी का जन्म इंदौर में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंची गायक थे। दीनानाथ ने लता को 5 साल की उम्र से ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। लता का मूल नाम हेमा था, हेमा, लेकिन उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की किरदार लतिका के नाम पर उनका नाम लता रखा। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला सार्वजनिक गायन 1938 में सोलापुर के नूतन थिएटर में किया। इसमें उन्होंने राग खंभावती और 2 मराठी गाने गाए। लता दीदी गीत को भावनाओं में पिरो देती थी। वह गीत को भावनाओं में पिरो देती थी। लता दीदी का पहले फिल्म का गाना जिसे पिता ने ही हटवा दिया था। लता ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए गाना गाया, लेकिन पिता दीनानाथ को बेटी का फिल्मों के लिए गाना पसंद नहीं आया। उन्होंने फिल्म से गीत हटवा दिया। पिता की मौत के समय लता 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को गायक बनाने में मदद की। इस प्रकार लता दीदी फिल्मों में आगे बढ़ी और उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। 1973 में लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। बीती न बिताई रैना गाने के लिए उन्हें पहला पुरस्कार, फिल्म कोरा कागज के रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे गाने के लिए दूसरा और तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लेकिन के गाने यारा सिली सिली के लिए मिला। 1983 विश्व कप का एक वाकया जिसमें बताया गया कि 1983 विश्व कप जीत के लिए लता दीदी ने फंड जुटाने में BCCI की मदद की थी। दिल्ली में हुआ था लाइव कंसर्ट, तब जाके मिल सके थे कपिल देव की टीम के हर सदस्य को 1-1 लाख रुपए।
आज बोर्ड के पास $5 अरब का करार है, लेकिन तब क्रिकेटरों को इनामी राशि देने की भी दिक्कत थी। ये वाकया है विश्व कप का। कपिल देव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जब लॉर्ड्स की बालकनी पर विश्व कप थामा, तब बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री दिवंगत एनकेपी साल्वे के सामने यक्ष प्रश्न था कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए धन कहां से आएगा। उस समय भारतीय क्रिकेट दुनिया की महाशक्ति नहीं बना था। आज के क्रिकेटरों की तरह धन वर्षा भी उस समय के क्रिकेटरों पर नहीं होती थी। आज बेशक बीसीसीआई के पास $5 अरब का टीवी प्रसारण करार है, लेकिन तब खिलाड़ियों को बमुश्किल 20 पाउंड दैनिक भत्ता मिलता था। साल्वे ने राज सिंह पूर से संपर्क किया। उन्होंने अपनी करीबी दोस्त और क्रिकेट की बड़ी प्रशंसक लता मंगेशकर से दिल्ली स्थित स्टेडियम पर एक कंसर्ट करने का अनुरोध किया। बीसीसीआई ने उस कंसर्ट से काफी पैसा एकत्र किया और सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए मिल सका। टीम इंडिया के हर मैच की 2 टिकट हमेशा लता दीदी के लिए बुक रही हैं। बीसीसीआई उनके इस योगदान को नहीं भूला और सम्मान के तौर पर भारत के हर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच के 2 वीआईपी पास उनके लिए रखे जाते थे। मुंबई के एक वरिष्ठ खेल पत्रकार मकरंद वैगणकर ने कहा, लता जी और उनके भाई हृदय नाथ मंगेशकर ब्रेबोर्न स्टेडियम पर हमेशा टेस्ट मैच देखने आते थे, चाहे वह कितनी भी व्यस्त हों। 70 के दशक में हर मैच देखने आती थी। लता दीदी ने फिल्मों में अभिनय भी किया। 5 साल की थी जब अपने पिता के नाटक में अभिनय किया। इसके बाद सन 1945 में मास्टर विनायक की पहली हिंदी फिल्म बड़ी मां में उन्होंने किरदार भी निभाया। लता दीदी का पहला गाना जिससे लोग उन्हें जानने लग गए, सन 1949 में आएगा आने वाला के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। इस बीच उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ लता दीदी ने काम किया, जैसे अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्रन इत्यादि सभी संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया। गीतकार को दी धमकी, दोबारा घर आए तो टुकड़े कर दूंगी। ये उन दिनों की बात है जब फिल्म महल की शूटिंग हो रही थी। इस कहानी की जानकारी हमें हरीश भीमाड़ी की किताब इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में उनके एक गीतकार पर भड़कने का जिक्र है। दरअसल लता की किसी चीज की जब तारीफ की जाती तो वह उसे तारीफ करने वाले को दे दिया करती थी। ये उन दिनों की बात है जब फिल्म महल की शूटिंग हो रही थी। गीतकार नक्साब ने उनकी कलम की तारीफ कर दी। लता ने उन्हें कलम थमा दी, लेकिन वह भूल गई कि इस कलम पर उनका नाम अंकित था। नक्साब का यह कलम इंडस्ट्री में सबको दिखाकर यह जताने की कोशिश करने लगे कि लता और उनके बीच में कुछ चल रहा है। जब यह बात लता को पता लगी तो पहले वो खामोश रही। एक और रिकॉर्डिंग के दौरान नक्साब और लता का आमना सामना हुआ। उस समय भी गीतकार यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि लता और उनके बीच में प्यार है। यहां भी लता ने गुस्सा पी लिया। एक दिन नक्साब लता के घर तक पहुंच गए। वह अपनी बहनों के साथ अहाते में खेल रही थी। यहाँ लता से नहीं रहा गया और गीतकार को सड़क पर ले गई और कहा, मेरी इजाजत के बिना घर आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। नक्साब को धमकाते हुए उन्होंने कहा, अगर दोबारा यहाँ देखा तो टुकड़े करके गटर में फेंक दूंगी। भूलना मत, मैं मराठा हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत कोकिला की उपाधि दी। लता दीदी को सुर सम्राज्ञी,
स्वर कोकिला और सहस्त्राब्दी की आवाज समेत कई उपनाम दिए गए। साल 2001 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। दादा साहब फाल्के सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। एक विरला संयोग बनता है वो ये, ऐ मेरे वतन के लोगों लिखने वाले कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी को ही हुआ था। इस गीत को अपनी आवाज से असली मायने देने वाली लता दीदी का महाप्रयाण दिवस भी यही दिन बना। चीन युद्ध के बाद 26 जनवरी 1963 को नेशनल स्टेडियम में लता ने जब यह गीत गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू बहने लगे। वहीं उन्होंने लता को भारत कोकिला की उपाधि दी। लता दीदी साइकिल खरीदना चाहती थी। ये उन दिनों की बात है जब एक अदद साइकिल के सपने लता दीदी देखा करती थी। बचपन में सहेलियों की साइकिल चलाना सीखा भी, लेकिन उस वक्त माली हालत इतनी कमजोर थी कि वह साइकिल नहीं खरीद सकती थी। जब वह फिल्मों में गायन करने लगी और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, तब तक साइकिल चलाने की उम्र भी बीत गई। बचपन की ये सुनी अनसुनी कहानियां रही। लता मंगेशकर जी म्यूजिक डायरेक्टर भी रही। उन्होंने आनंद घन के नाम से म्यूजिक भी दिया था। लंबे संगीत के कैरियर में उन्होंने अनेक पड़ाव पार किए और अपने जीवन को लोगों के लिए एक प्रेरणा बना दी। आज उनकी आवाज ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। स्वतंत्र भारत की कोई उपलब्धि लता मंगेशकर के बिना पूरी नहीं होती। कई पीढ़ियों ने उनसे गुनगुनाना सीखा। वह न होती तो प्रेम की ऐसी मधुरता, गहराई और उदात्तता के भावों से हम अपरिचित ही रह जाते। पाकिस्तानी भी गम में हैं। उन्होंने बोला कि सदी की महान आवाज गुम हो गई। लता मंगेशकर के निधन से पाकिस्तानी भी गम में हैं। पाकिस्तान की प्रख्यात हस्तियों ने रविवार को लता मंगेशकर को महाद्वीप की कोकिला और माधुरी की महारानी बताते हुए श्रद्धांजलि दी। राजनेता, कलाकार, पत्रकार, तमाम लोगों ने लता दी के निधन को संगीत की दुनिया का सबसे दुखद दिन बताया। उन्होंने कहा, आज सदी की महान आवाज गुम हो गई। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल उनकी मौत और जीवन की कहानी को प्रसारित कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी पूरे देश की सुरीली आवाज थी। संगीत का ऐसा उत्कर्ष देश ने पहले कभी नहीं देखा था। लता की मुस्कान और रुदन में देश मुस्कुराता और रोता था। मनुष्य में जो गाता हुआ मन है, उसकी वह जनप्रतिनिधि थी। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कुदरत के करिश्मे का खामोश होना हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहां होंगे। लता मंगेशकर जी का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इस शून्य को कभी भरा ना जा सकेगा। उनके हर गाने में संस्कृत की एक सुगंध मिलती है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लता जी के गीतों ने कभी प्रेम, कभी खुशी, कभी दुख की भावनाओं को व्यक्त किया, तो कभी संगीत की धुनों पर नाचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मनुष्य की हर भावना को अपनी आवाज के जरिए संगीत प्रेमियों के दिलों तक पहुंचाया।
उनकी आवाज ने क्रोमोफोन की दुनिया से लेकर डिजिटल युग तक का सफर तय किया और कई गीतों को अविस्मरणीय बना दिया। सुर सरस्वती अनंत में विलीन। 6 फरवरी 2022 को वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। अब संभवतः स्वर्ग में ही स्वर संगीत गूंजेगा।